जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। हर तरफ सफेद सफेद बर्फ के गोले गिर रहे थे। फजा में चलती तेज सर्द हवा सनसन कर रही थी। पेड़ पौधे बर्फ से पक्षी अपने अपने घरों में ठंड से परेशान बैठे थे। उन्हें बढ़ती हुई ठंड की चिंता थी। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है, एक लंबी सी सांस लेती है और बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। वहाँ कबूतर, तोता, बुलबुल पहले से ही बैठे हुए थे। अच्छा किया रानो चिड़िया, तुम भी जल्दी आ गए। जल्दी तो आना ही था तोते भैया। जिस तरह बर्फ पड़ रही है, सर्दी भी उतनी ही बढ़ जाएगी और अभी तक गर्म सामान भी नहीं है हमारे पास। मैंने सुना है कि पहाड़ों के पास कपास का खेत है। हम सब वहाँ जाते हैं और कपास ले आते हैं। कपास से हम गर्म कपड़े और बिस्तर बना लेंगे, फिर हमें सर्दी की कोई चिंता नहीं होगी। मेरे पास घर में 2 टोकरियां हैं। मेरे पास भी 2 टोकरियां हैं। हम सब एक एक टोकरी में अपनी अपनी कपास जमा कर लेंगे। ठीक है, तुम दोनों जाओ और वो टोकरियां ले आओ। फिर बुलबुल और तोता अपने अपने घरों की तरफ उड़ते हैं। वो टोकरियां उठाते हैं और वापस आते हैं। चारों दोस्त कबूतर, बुलबुल, तोता और रानो चिड़िया एक एक टोकरी अपने अपने पंजों में पकड़ते हैं और पहाड़ों की तरफ उड़ जाते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा अपने घर में बैठे थे। पापा, मम्मा देखें, कितने मजे की बर्फबारी हो रही है। चले ना, हम सब पिकनिक मनाने चलते हैं। जग्गू बेटा, ठंड और बढ़ जाएगी। कालू जी, हमें भी कपास लेने जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पिकनिक पर ही जाना है। मुझे पिकनिक पर लेकर जाओ। जग्गू बेटा, जिद मत करो। देखो, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। चले उठे कालू जी। रानो चिड़िया और तोता कपास लेने गए हैं, हम भी चलते हैं। कालू कौवा हंसने लग जाता है। एमी टेंशन लिए जा रही हो, बस देखना यही बर्फ पड़ेगी। पिछली बार भी बस इतनी ही ठंड पड़ी थी, फिर जल्द ही गर्मी आ गई थी। अब की बार भी ऐसा ही होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। उधर तोता, कबूतर, बुलबुल और रानो चिड़िया कपास के फूल तोड़ते हैं और अपनी अपनी टोकरियों में रखते हैं। तोते यार, क्या तुम कल कालू और गोरी को बताए थे कि हमने कपास लेने जाना है? बताया तो था, घर में गोरी बैठी थी, उसे मैं कह आया था। आगे आना तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही था। वो दोनों बहुत आलसी हैं। देखना, जब हम गर्म बिस्तर बनाएंगे तो वो हमसे ही मांगने आएंगे। वो सब बातें करते करते कपास के फूल तोड़ते हैं और अपनी अपनी टोकरियाँ भर लेते हैं। फिर वो सब अपनी अपनी टोकरियाँ उठाते हैं और रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। रानो, जल्दी करते हैं, तुम अपना चरखा लाओ, फिर हम सब धागा बनाते हैं। अच्छा गुड़िया बेटी, इधर आओ। गुड़िया दूसरे कमरे से आती है। गुड़िया बेटी, जाओ अलमारी खोलो, उसमें चरखा पड़ा है, वो तो ज़रा ला कर दो। गुड़िया अलमारी खोलती है, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं था। मम्मा, अलमारी में तो कुछ नहीं है। चरखा कहाँ चला गया? मम्मा, याद आया, चरखा तो नानो ले गई थी जब पिछली बार वो आई थी। हाँ हाँ दोस्तों, आप सब यहीं रुको, मैं अपनी माँ से चरखा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी माँ वाले जंगल की तरफ उड़ती है। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया की माँ दरवाज़ा खोलती है। रानो बेटी, आओ आओ, अंदर आओ, गुड़िया को भी ले आती साथ अपने। माँ, मैंने तो अभी चले जाना है, आप मुझे चरखा दे दें। हम सब पक्षी कपास लाए हैं, धागा बनाकर हमने गर्म बिस्तर बनाने हैं। ठंड किसी भी समय बढ़ सकती है। अच्छा बेटी, लाती हूँ, लेकिन बिस्तर बनाने के बाद चरखा मुझे वापस कर देना। मैंने भी अपने जंगल के पक्षियों के लिए गर्म कपड़े बनाने हैं। कुछ गरीब और अनाथ पक्षी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, फिर मैं उन्हें कंबल और स्वेटर बुन देती हूँ। ठीक है माँ, मैं जैसे ही बिस्तर बना लूँगी आपको चरखा वापस कर जाऊँगी। फिर रानो चिड़िया की माँ चरखा लाकर अपनी बेटी को दे देती है। रानो चिड़िया चरखा उठाकर अपने घर वापस आ जाती है। फिर सब दोस्त मिलकर चरखे से धागा बनाते हैं और धागे से बिस्तर बनाना शुरू करते हैं। वो सारे दोस्त मेहनत से काम करते हैं और 2-3 दिनों में वो सब गरम कंबल, शालें, स्वेटर बुन लेते हैं और अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने
घर ले जाते हैं। इसी तरह 5 दिन और गुजर जाते हैं। जंगल में अब और भी ज्यादा बर्फ गिरने लगती है और साथ साथ तेज सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। जंगल के पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे। जग्गू अपने घर की खिड़की में बैठा बर्फ के पहाड़ों को देख रहा था। पापा पापा मम्मा, यही ठीक समय है पिकनिक मनाने का। ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़ों पर खूब मजा आएगा। अच्छा ठीक है जग्गू, गौरी तुम पिकनिक का सामान तैयार करो, मैं चाचा छमछम से ऑटो किराए पर लेकर आता हूँ। कालू कौवा चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम पक्षियों को ऑटो किराए पर देता था। 100 रुपए नहीं, 200 रुपए लगेंगे। चाचा छमछम, पिछली बार भी मैंने 100 रुपए ही दिया था, अब मैंने भी थोड़ा सा मुनाफा कमाना होता है, मैं तो 200 ही लूंगा। अच्छा अच्छा, लाता हूँ। कालू कौवा अपने घर की तरफ वापस उड़ता है। रास्ते में रानो चिड़िया आ रही थी। कालू भैया कहाँ जा रहे हो? हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं। कालू भैया, क्या आपने खबरें नहीं सुनी? आज बर्फबारी के साथ कोहरा भी पड़ेगा। आज कोई भी पक्षी बाहर ना जाए। एंकर ने कहा है कि गैर जरूरी सफर मत करो, वरना अपने जीवन से भी जाओगे। रानो चिड़िया, तुम तो हर समय बस डराती ही रहती हो। हम तो जाएंगे पिकनिक पर, तुम अपने घर जाओ। तुम जैसे पक्षी हमेशा डर कर ही रहते हैं। कालू कौवा अपने घर जाता है और घर से पैसे लेता है और चाचा छमछम को पैसे देकर ऑटो किराए पर ले लेता है और अपनी फैमिली को ऑटो में बिठाकर बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला जाता है। थोड़े रास्ते में जाकर कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक ही कालू कौवे का ऑटो एक पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। कालू और गोरी ऑटो के नीचे आ जाते हैं और जग्गू दूर एक तरफ जाकर गिर जाता है। वो सब एक साथ बोलते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कोहरा तो बढ़ गया है, जरूर कौवे अब किसी मुश्किल में होंगे। रानो चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो कौवे तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन वो इस जंगल के पक्षी हैं। हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। वो सब उड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ऑटो गिरा था। वो सब मिलकर कालू और गोरी को ऑटो से निकालते हैं। बुलबुल जाकर जग्गू को उठाती है और उन्हें घर ले जाते हैं। दोस्तों, शुक्रिया, आप सबने हमें बचा लिया, वरना हम सब तो वहाँ मर ही जाते। कालू भैया, मैंने पहले ही आपको सावधान किया था। मुझे माफ कर दो रानो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर आज घर रहता तो ऐसा कुछ ना होता। ये लो कंबल, हमें पता था तुम दोनों बाद में हमसे ही मांगोगे, तो हमने पहले ही बना लिया था। कालू और गोरी अपने दोस्तों को धन्यवाद कहते हैं और वादा करते हैं कि वो सर्दियों का सामान तैयार करेंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कालू कौवा एक बहुत ही आलसी और कामचोर कौवा था। वो कोई काम नहीं करता था और गोरी को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उसे उल्लू बनाता है। कालू कौवा गोरी से शादी करना चाहता था, इसलिए वो गोरी कौवी से झूठ बोलता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर कौवा है। कालू कौवा गोरी कौवी को इम्प्रेस करने के लिए जंगल के बाकी पक्षियों से उधार पैसे लेता और गोरी कौवी के लिए तरह तरह की चीजें लेकर आता ताकि गोरी उसे शादी के लिए राजी हो जाए। प्यारे दोस्तों, अब देखिए आगे का भाग। कालू कौवा कबूतर को पागल बनाकर उसके घर जाता है। लूसी लूसी, मेरी बहन लूसी, वो कबूतर। क्या हुआ है कबूतर को? वो खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गया। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने उसे देख लिया। मैं उसे अस्पताल छोड़ कर आया हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे 500 रुपए दे दो उसके इलाज के लिए। मैं भी साथ जाऊंगी, पता नहीं क्या हो गया है मेरे पति को, मुझे भी साथ जाना है। लूसी बहन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अभी कबूतर का इलाज करवा कर उसे घर लेकर आता हूँ। आप ऐसा करें, उसके लिए जल्दी से गरम गरम सूप बना दें और मुझे इलाज के पैसे दे दें। लूसी कबूतरी जल्दी से अलमारी से पैसे निकालती है और कौवे को
दे देती है। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और लूसी अपने पति के लिए सूप बनाने लगती है। कालू कौवा पैसे लेकर सीधा समोसों की दुकान पर जाता है और वहाँ से समोसे लेता है। समोसे लेने के बाद कालू कौवा कपड़ों की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है और झरने पर चला जाता है। ये लो सुंदर कवि, तुम्हारे लिए मजेदार गरम गरम समोसे, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। गोरी कौवी बैग खोलती है और उसमें से साड़ी निकलती है। क्या ये आप मेरे लिए लाए हो? तो और क्या, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, कल यही पहन कर आना। कालू जी, फिर आप कब आ रहे हैं मेरा पंख मांगने? बहुत जल्द। मेरी तो खुशकिस्मती होगी आप जैसी कवि को अपने घर लाऊं, मेरे घर में रौनक ही आ जाएगी। गोरी कौवी कालू कौवे की ऐसी बातें सुनकर और भी खुश हो जाती है। अभी तक कालू कौवा मेरे पति को लेकर आया नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। लूसी कबूतरी जाती है। रास्ते में खेत था जहाँ कबूतर काम कर रहा था। लूसी कबूतर को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर पति जी, आप ठीक हो गए? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होना है? आप तो बीमार नहीं थे। मैं और बीमार? अरे नहीं नहीं, बीमार तो कालू था। लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि आप बीमार हैं। उसने मुझे कहा था कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने उसे कहा कि जाओ लूसी से पैसे ले आओ। वो मुझसे पूरे 500 रुपए लेकर गया है। कम बख्त कहीं का, मुझे लूट कर चला गया। कितना बड़ा फ्रॉडिया है वो। गौरी कौवी भी अपनी माँ को कालू कौवे के बारे में बता देती है और अपनी माँ को शादी के लिए मना लेती है। और फिर शादी का दिन आ जाता है। कालू कौवा बारात लेकर आता है। गौरी कौवी लाल लहंगे में सजी बैठी थी। दोनों की शादी हो जाती। कालू कौवा गौरी कौवी को बिहाकर एक बहुत बड़े किराए के घर में ले जाता है। गौरी कौवी इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। कालू पति जी, इतना बड़ा घर आपका है? हाँ जी गौरी पत्नी, और अब ये घर आपका भी है। मेरी हर चीज अब आपकी है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा घर से बाहर था। एक पक्षी कौवे के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। कौन हो तुम? ऐसे सुबह सवेरे ही मुंह उठाकर आ गए हो। बाजी कौवी जी, ये मेरा घर ही है, मैं अपना घर वापस लेने आया हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, कौन सा घर? ये घर मेरा है, मेरे कालू पति जी का है। गंदी शक्ल वाले, निकल जाओ यहाँ से। कौवी जी, ये मेरा ही घर है। आपके पति ने ये घर मुझसे किराए पर लिया है। शाम को आए तो उसे बता देना कि मैं आया। जब शाम को कालू कौवा घर आता है तो गौरी कौवी उसे सारी बात बताती है। गौरी, ऐसे गरीब पक्षियों से ज्यादा बात मत किया करो, ये बहुत खतरनाक पक्षी होते हैं। हम जैसे अमीरों को तो ये देख नहीं सकते। आप चिंता मत करें, मुझे पहले ही पता है कि ये सब आपसे जलते हैं। अगले दिन कालू कौवा गौरी कौवी को अपने पुराने घर में ले जाता है। कालू जी, ये टूटा हुआ घर किसका है? गौरी पत्नी जी, इस घर में तो हम बस 2-3 दिन रहेंगे, फिर मैं तुम्हें शहर वाले जंगल लेकर जाऊंगा। अगले दिन गौरी कौवी उड़ती हुई नदी पर जाती है। वहाँ रानो चिड़िया बैठी हुई थी। आप वही हो जिसकी शादी कालू कौवे से हुई है? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। मेरा इतना सुंदर पति, इतना अमीर पति, देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। एक नंबर का फ्रॉडिया है वो तो। मुझसे इतने पैसे उधार लिए हैं लेकिन आज तक वापस नहीं किए। नाई की दुकान है उसकी। पता नहीं तुम्हें कौन सी कहानी बनाकर सुना गया है वो। तुम सब जलते हो मेरे पति से, खुद तो तुम कमजोर और गरीब हो, मेरी किस्मत से जलती हो तुम। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन जब कालू कौवा काम पर जाने लगता है तो गौरी कौवी उसे कहती है, पति जी, कभी मुझे भी काम पर लेकर जाया करें, मेरा भी मन है मैं आपकी फैक्ट्रियाँ देखूं। पत्नी जी, अभी काम बहुत है, मैं फिर किसी दिन आपको लेकर जाऊंगा। मगर गौरी कौवी कहाँ रुकने वाली थी। वो कालू के जाने के बाद उसका पीछा करती है। गौरी कौवी कबूतर के पास रुकती है। कबूतर चाचा, वो जो मेरे अमीर पति हैं कालू जी, उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? कौन? वो फ्रॉडिया? अरे उसकी तो नाई की दुकान है। ये 2 नदियाँ छोड़कर एक पीपल का पेड़ आएगा, वहाँ दुकान लगाता है अपनी। गौरी कौवी जल्दी से वहाँ जाती है। कालू कौवे ने शीशा पेड़ के साथ लटकाया हुआ था और एक पक्षी के बाल काट रहा था। कालू के बच्चे, मेरे साथ धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने। गौरी, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे कहा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ नाई की दुकान खोल रखी
है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन पत्नी जी मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। सिर्फ आपसे शादी के लिए झूठ बोला था। मैं तो शादी से पहले ये काम भी नहीं करता था, लेकिन आपकी खातिर ये सब भी कर रहा हूँ। गौरी को कालू की आंखों में सच्चाई नजर आती है और गौरी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है, और मैं भी कौन सा बहुत अमीर घराने से हूँ जो मैं आपसे अमीर ना होने का गिला करूंगी। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि मुझे हर रोज पैसे ला कर देंगे, मुझे भोजन की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, वादा करता हूँ, पक्का वादा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी की सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। फिर कालू कौवा अपनी दुकान बंद करता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पहाड़ों वाले जंगल के ऊपर से एक चुड़ैल बहुत सी जादुई किताबें लेकर वापस अपने घर जा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके हाथ से एक किताब छूटती है और नीचे पहाड़ पर गिर जाती है। वो चुड़ैल आगे चली जाती है। उस पहाड़ों वाले जंगल में एक कालू कौवा रहता था जिसकी किस्मत बहुत खोटी थी। वो जो काम भी शुरू करता वो बंद हो जाता। जो कारोबार चलाने का सोचता उसमें उसे बहुत घाटा होता। कालू, मैंने कहा भी था कि तुम इस बार चावल की फसल उगाओ। देखो, जिसने भी चावल की फसल उगाई है उसे अब मुनाफा ही मुनाफा है। रानो, मैंने तो यही सोचा था कि जब सब चावल की फसल लगा रहे हैं तो मैं कोई और फसल लगाता हूँ, शायद इसमें मुझे दुगना मुनाफा हो। कालू भाई, मौसम के हालात को भी देखना चाहिए। तेज बारिशों वाले मौसम में चावल की फसल तो तैयार हो सकती है, लेकिन गाजर की फसल का तैयार होना मुश्किल है। कालू कौवा उदास होकर अपने घर चला जाता है। पिछली बार जब चावल की फसल उगाई तब घाटा हुआ, और अब गाजरें उगाई तो फिर से नुकसान। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं भी तो सबकी तरह मेहनत करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बस मुझे अब पक्का विश्वास है, अब मेरी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती। मुझे अपने इस बदकिस्मत जीवन की कोई जरूरत नहीं। मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं अब मर जाऊंगा। वैसे भी मेरे मरने से किसी को कौन सा फर्क पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ अपनी जान देने। कालू कौवा रोते रोते अपने घर से निकलता है और ऊंचे पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है। मैं अब यहाँ से छलांग लगाऊंगा, फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मेरी किस्मत तो कभी अच्छी होनी नहीं। पास में पड़ी जादुई किताब बोलती है, काले पक्षी, क्यों अपनी किस्मत से परेशान हो? जरा मुझे एक बार खोलो, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। कालू कौवा वो जादुई किताब उठाता है। किताब बोलती है, मैं हूँ एक जादुई किताब, किस्मत बदलना है मेरा काम। तुम भला मेरी किस्मत कैसे बदल सकती हो? तुम्हें जिस भी सवाल का जवाब पूछना हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ऐसा जवाब बताऊंगी कि जिससे तुम्हारी किस्मत का सितारा ही चमक जाएगा। तुम एक शक्तिशाली अमीर पक्षी बन जाओगे। मैं तुम्हारी बात पर भला कैसे यकीन करूं? तुम मुझसे कोई सवाल पूछो। अच्छा, तो फिर यही बताओ कि मुझे जो गाजर की फसल उगाने से घाटा हुआ है वो कैसे पूरा होगा? किताब चमकती है और फिर उस पर कुछ लिखा आता है। कालू कौवा उन लाइनों को पढ़ता है। जाओ सागर वाले जंगल, वहाँ है गाजर की कमी, हो जाएगा तुम्हारा नुकसान पूरा और मिल जाएगी तुम्हें खुशी। कालू कौवा ये पढ़कर किताब बंद करता है और वो जादुई किताब लेकर अपने घर जाता है। सारी गाजरें बैलगाड़ी पर रखता है और सागर वाले जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा सागर वाले जंगल पहुंचकर वहां की मंडी जाता है। वो जैसे ही मंडी जाता है वहां उसकी सारी गाजरें तुरंत बिक जाती हैं और उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता है। कालू कौवा खुश होकर जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है। पहली बार जीवन में, पहली बार मेरा नुकसान नहीं हुआ। ये सब इस जादुई किताब का कमाल है। बस इस किताब से मैं अपनी किस्मत ऐसे चमकाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। जब दोबारा फसल उगाने का वक्त आता है तो कालू कौवा उस जादुई किताब से पूछता है, किताब किताब, मुझे बताओ कि इस बार मैं कौन सी फसल उगाऊं? वो जादुई किताब चमकती है। कालू कौवा वो जादुई किताब खोलता है। ना लगाओ, इस बार कोई फसल पड़ेगा सूखा, होगा सबको घाटा। कालू कौवा किताब की बात
मान लेता है। कालू भाई, इस बार आप अपने खेत में क्या उगाओगे? चिड़िया, इस बार मैं कुछ नहीं उगाऊंगा। अभी गाजर की फसल के इतने पैसे पड़े हैं कि आराम से खा सकता हूँ। और क्या पता इस बार सूखे से सारी जमीन बंजर हो जाए। क्या बात कर रहे हो आप? इस बार तो बारिशों का मौसम है। हमेशा से इस मौसम में तेज बारिशें होती हैं। लेकिन कालू कौवा उस जादुई किताब की बात मानकर कुछ नहीं करता और जादुई किताब की बात सच साबित होती है। इस बार बहुत सूखा पड़ता है। जंगल के सभी पक्षियों को बहुत घाटा होता है। लेकिन कालू कौवा ही ऐसा पक्षी था जिसे इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपने घर में बैठकर खाता है। इसी तरह सूखे का मौसम गुजर जाता है। मैं तो इतना परेशान हूँ, जो कमाया था वो अपने खेत पर लगा दिया, लेकिन कोई मुनाफा ही नहीं हुआ। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि इस बार क्या उगाऊं। पिछली बार बारिश के मौसम में सूखा आ गया था, अब क्या पता सूखे के मौसम में बारिशें आ जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद हमें इस बार चावल की फसल उगानी चाहिए। अगर पिछला मौसम सूखे का था तो अब बारिशें जरूर होंगी। वैसे इस बार असल फायदा उस कालू कौवे को हुआ है। हम सब मेहनत करके पछता रहे हैं और बिना मेहनत के वो आराम से बैठा है। उसकी गाजर की फसल सागर वाले जंगल में अच्छे दामों बिकी थी। मैं भी यही देख रहा हूँ, उसकी किस्मत तो दिन ब दिन बदलती ही जा रही है। कालू कौवा इस बार फिर से जादुई किताब से पूछता है। जादुई किताब, बताओ इस बार मैं क्या उगाऊं? मेरे पिछले सारे पैसे तो खत्म होने वाले हैं। किताब चमकती है और कालू कौवा जादुई किताब खोलकर उस पर लिखा हुआ पढ़ता है। उगाओ इस बार सब्जियां, भिंडी, टमाटर, प्याज, मटर, हो जाओगे तुम माला माल। कालू कौवा फिर से जादुई किताब की बात मानता है और उसे दुगना मुनाफा होता है। जबकि बाकी सब पक्षियों ने चावल की फसल उगाई थी, लेकिन ज्यादा पानी ना होने की वजह से उन सबको फिर से घाटा होता है। इस तरह कालू कौवा जादुई किताब से पूछ पूछ कर अपनी किस्मत चमका लेता है और जंगल का एक अमीर पक्षी बन जाता है। एक दिन कालू कौवा जादुई किताब से पूछता है। किताब किताब, मैं अमीर तो हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे शक्तिशाली भी बन जाऊँ। कुछ ऐसा बताओ कि सब मुझसे डरे। किताब के अंदर से रोशनी आती है। कालू कौवा किताब को खोलकर पढ़ता है। अगर बनना चाहते हो शक्तिशाली तो जाओ हराओ उस दुष्ट चील को। मार डालोगे तुम उसे और डरेंगे सब तुमसे। कालू कौवा ये पढ़कर जादुई किताब बंद करता है और घर से बाहर निकल जाता है। चुड़ैल अपने घर में किताबें देखती है तो उसे वो किस्मत की किताब नजर नहीं आती। मेरी एक किताब कहाँ चली गई? शायद यहाँ से मैं गुजरी थी, वही गिर गई होगी। चुड़ैल वापस जाती है और किताब ढूंढती है। उसे वहाँ किताब दिखाई नहीं देती। चुड़ैल को चिड़िया झरने पर बैठी नजर आती है। चुड़ैल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या तुमने मेरी कोई जादुई किताब देखी है? नहीं चुड़ैल, मैंने तो ऐसी कोई किताब नहीं देखी और ना ही ऐसी किसी किताब के बारे में सुना है। तो शायद वो किसी ने उठा ली होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी है जिसकी किस्मत रातों रात बदल गई हो? रानू चिड़िया थोड़ी देर सोचती है। हाँ चुड़ैल, हमारे जंगल में एक कालू कौवा है जिसकी किस्मत पहले तो बहुत खोटी थी, लेकिन अब तो वो जंगल का अमीर पक्षी बन गया है। फिर चुड़ैल चिड़िया से कालू के घर का पता पूछती है और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे के घर से चुड़ैल को वो जादुई किताब मिल जाती है। तो ये किताब वही करने लगी है जो ये सबके साथ आखिर में करती है। मुझे जाकर उस कौवे की मदद करनी होगी, वरना वो मर जाएगा। कालू कौवा तो चील से लड़ रहा था, लेकिन चील कालू कौवे को जोर से पकड़कर कभी इधर मारती तो कभी उधर और चील कालू को इतना मारती है कि वो मर जाता है। जब तक चुड़ैल कालू कौवे के पास पहुंचती है। कालू चल बसा था, उसके पंख टूटे हुए थे। तो इस किताब ने इस कौवे को मार दिया।
काले कफे, तुमने बहुत बड़ी गलती की इस किताब की सुनकर। ये किताब किस्मत तो जरूर बदलती है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आखिर में उस पक्षी को अपनी बलि देनी पड़ती है। इस किताब ने तुम्हें मरवाकर अपनी आखिरी शर्त पूरी कर ली। चुड़ैल वो जादुई किताब उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।